ठीक है, so good morning everyone. Today we will be learning about sickle cell anemia. So far we have covered the thalassemia, type of thalassemia and the clinical implications of thalassemia. ठीक है. So सिकल सेल अनीमिया की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट हमारा आता है, दैट इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, इट इज अ genetic disorder, and in genetic disorders the gene we are carrying from our parents, when the gene will be expressed, the character will also be expressed. ठीक है. अब जीन मतलब जीन, हम जो भी इंफॉर्मेशन इनहेरिट करेंगे वो हम डीएनए पर इनहेरिट करेंगे, और डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा. जब डीएनए से आरएनए बनता है, वी से दैट दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, and when the RNA it is being converted into protein, this is the translation. And when the protein is translated, when the RNA is being translated into a protein, ठीक है, तो वो प्रोटीन जैसे ही बनता है आपका वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है. ये प्रिंसिपल है सेंट्रल डोग्मा का. दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल डोग्मा. सो मीनिंग देयर बाय कि अगर आपके सिकल सेल अनीमिया डिसऑर्डर हो गया है, तो उस डिसऑर्डर के लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो जीन लेवल पर इनहेरिट होगी. ठीक है, और म्यूटेशन होगी जीन्स में. ठीक है, जीन लेवल पर इनहेरिट होगी इंफॉर्मेशन, और प्रॉपर हीमोग्लोबिन की आपकी सिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है, सो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर दी hemoglobin is produced abnormally. ठीक है. Now what do you understand by this term abnormally? हमने नॉर्मल केस में देखा, एडल्ट हीमोग्लोबिन में दो आपकी अल्फा सब यूनिट्स थी, अल्फा 1 अल्फा 2. ठीक है, और दो आपकी बीटा सब यूनिट्स थी. ठीक है, बीटा 1 एंड बीटा 2. नाउ ये आपका 98% के आसपास कंपोनेंट था एडल्ट हीमोग्लोबिन में, और 2.5% के आसपास आपका फीटल हीमोग्लोबिन था. ठीक है, अब जब हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आइदर दिस अल्फा और दिस बीटा, these chains they will not be produced. Why they will not be produced? Because there is a defect in the genetic mechanism. हमने जो जीन इनहेरिट की है, जो आपकी ग्लोबिन चेन बनाएगी, ठीक है, उसी जीन में म्यूटेशन हो गई है. ठीक है, और हमने अपने जो इस तरीके के इसके जो पेशेंट्स रहते हैं जिसको सिकल सेल अनीमिया होता है, वो ये म्यूटेटेड जीन का पेयर आपका इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से. ठीक है, सो इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन, एक पॉइंट. And this beta globin gene, it will be coding for beta globin chain. अब देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर बीटा चेन आपकी बननी चाहिए थी, दैट मीन्स जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस बीटा चेन का होना चाहिए था, अब उस अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज आ गया. चेंज क्यों आया? बिकॉज the information was carried through the DNA when the
जेनेटिक मैकेनिज्म इज ऑल म्यूटेटेड, ठीक है। तो जो प्रोटीन बनना चाहिए था बीटा सब यूनिट बनाने के लिए, वो प्रोटीन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब यूजुअली इसमें म्यूटेशन क्या है, ठीक। अगर हम बीटा ग्लोबिन चेन की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन के जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, हम टोटल हमने 144 के आसपास पढ़े थे इसके, है ना, टोटल अमाइनो एसिड्स। अब हम डिफेक्ट जीन में तो पहले 8 अमाइनो एसिड की ही बात इसमें कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है ये पहले 8 अमाइनो एसिड में ही अपना जो म्यूटेशन है वो शो करेगा। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, इट इज वेलाइन नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में जो आपकी बीटा चेन होती है, द सीक्वेंस इज वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामेट, अगेन ग्लूटामेट एंड लाइसिन, ठीक है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो एडल्ट है उस नॉर्मल हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस है। हम इसको ऐसे नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, 7 and 8. So this is the sequence for the beta globin chain in case of normal adult hemoglobin, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे HbA, ठीक है, adult hemoglobin. Now when there will be mutation in the beta globin chain, that means we have inherited a defective gene, and this defective gene is not going to produce the same sequence anymore which was found in the adult hemoglobin. So this, now the amino acid sequence of the chain will be altered. अब इसमें जो सीक्वेंस था हो सकता है वो 1 चेंज हो जाए, 2 चेंज हो जाए, 3 चेंज हो जाए, पर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है ये चेंज कैसे होगा, आप इसको यहाँ पर देखेंगे। जो ग्लूटामेट है नॉर्मल केस में आपका ग्लूटामेट बनना चाहिए था, बट ग्लूटामेट की जगह पर आपका वलाइन आ जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इट इन पॉइंट्स दैट देयर इज अ replacement of valine in the 6th position, and this valine is replaced for glutamate. जो ग्लूटामेट बनना था उसकी जगह पे आपका क्या बन गया, विलाइन बन गया, ठीक है। अब आप, अगर हमने अमीनो एसिड के पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़े, ठीक, आप एक चीज देखोगे कि पहले क्या था, ग्लूटामिक एसिड, है ना, ग्लूटामिक एसिड। दिस ग्लूटामिक एसिड, यू नो, इट इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। This glutamic acid, the nature of this glutamic acid is hydrophilic. Hydrophilic means it is water loving, आप कह सकते हो, है ना। तो ये जो है वाटर में आपका डिसॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन जब 6th पोजीशन पर ग्लूटामेट की जगह वेलाइन अमीनो एसिड आ गया, इसका जो नेचर है, इसका नेचर है हाइड्रोफोबिक, या फिर हम कहते हैं इसका नेचर है नॉन पोलर। अब देखो, अगर ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से क्या होगा कि जब आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन बनेगा तो वाटर, जो उसमें वहां पर वाटर है या उसके अपने जो सेल का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहां पर पानी अंदर नहीं चला जाएगा, वेलाइन के पास में, है ना, पानी अंदर नहीं जा सकता। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन पोलर इन नेचर। सो जब पानी अंदर नहीं जाएगा, एक वहां पर स्टिकी पैच बन जाएगा, ठीक है।
देयर विल बी, जैसे आपका ऑयल होता है स्टिक करता है ना, आपका लिपिड्स होते हैं स्टिक करते हैं, वैसा एक ऑयली पैच बन जाएगा। अच्छा, और ये पैच कहाँ पर बनेगा? बीटा ग्लोबिन चेन की आउटर सरफेस पर। एक पॉइंट तो ये है ना, आउटर सरफेस पर। क्यों? क्योंकि अब वो जो हीमोग्लोबिन है उसका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। इससे क्या होगा? दैट इट इज गोइंग टू रिड्यूस द solubility of deoxygenated सिकल सेल एनीमिया, HBS हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और होगी कि जैसे जैसे, है ना, आपका सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी। ऑक्सीजन बाइंड क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बीटा सब यूनिट के बाहर एक स्टिकी पैच बन गया है। और आपको पता है ऑक्सीजन बाइंड कैसे करती है? पार्शियल प्रेशर जब लंग्स में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, ठीक है, फिर वो डिफ्यूज होगी ज्यादा से लो की तरफ। जब वो स्टिकी पैच बन गया तो ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर रही, विच इन नॉर्मल केस हमने क्या पढ़ा था? दैट देयर इज अ कोऑपरेटिविटी फिनोमेना। और इस कोऑपरेटिविटी फिनोमेना में क्या था कि जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से, वो बाकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फेलिसिटेशन करेगा। ठीक है, ड्यू टू कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। इसकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, उसको इस तरीके से ऑल्टर करेगा कि हीमोग्लोबिन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके ऑक्सीजन लेने लगेगा। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी फिनोमेना। तो इस केस में कोई कोऑपरेटिविटी फिनोमेना हो नहीं रहा, है ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब बीटा सब यूनिट के बाहर बन गया है एक स्टिकी पैच। जब ये स्टिकी पैच बन गया तो हीमोग्लोबिन अब आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी हैम्पर हो चुकी है, वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर रहा। जब वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड आपका आरबीसी है, इसमें आपकी हीमोग्लोबिन की हो जाएगी पॉलीमराइजेशन। नॉर्मल केस में आरबीसी आपका था कैसा? राउंड शेप का। कल मैंने बताया ये आपको, है ना। और अगर हम इसका सरफेस व्यू साइड व्यू देखें तो ये डम्बल शेप का होता है ना। इधर से थोड़ा सा डम्बल शेप के होते हैं आरबीसी। अब ये इमेजिन करो कि ये नॉर्मल आरबीसी है और इसमें एक स्टिकी पैच बना। अब इसमें जो हीमोग्लोबिन था वो हीमोग्लोबिन स्टिकी पैच होने की वजह से इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इधर को फोर्स कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना। क्यों? क्योंकि देयर इज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का राउंडेड स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? सिकल, दराटी की तरह, ऐसा सिकल शेप। ठीक है। जब वो सिकल शेप हो जाएगा तो ये एक लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। Why? Because the deoxygenated sickle cell आरबीसी, ओके, जो कि इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन बना है सिक्कल सेल आरबीसी के अंदर, ठीक है, ये एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है। Why? Because it is losing water. The RBCs आर लूजिंग वाटर। क्यों वाटर लूज कर रहे हैं? क्योंकि ग्लूटामेट की जगह क्या आ गया? वलाइन। वलाइन नॉन पोलर था, जब नॉन पोलर था तो एक स्टिकी एंड बन गया, हीमोग्लोबिन की आपकी पॉलीमराइजेशन हो गई। ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन जब हो गई इसकी तो आ, एक तरफ को धक्का दिया इस हीमोग्लोबिन ने और शेप आपकी चेंज हो गई। ठीक है। अब देखो, जब
आरबीसी से सारा का सारा पानी निकल गया, वाटर निकल गया। आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वाटर, यूजुअली आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। आप ऐसे भी देखो कि आरबीसी राउंडेड है, इसीलिए सर्कुलेशन में इजीली आपका निकल जाता है। बट अगर वो सिकल सेल होगा, इस तरीके की शेप का होगा, तो वो सर्कुलेशन से इजीली पास नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये आपका जो सिकल सेल आरबीसी है ना, जो सिकल शेप का है, ये ज्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मतलब ज्यादा जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और नॉर्मली इसकी लाइफ स्पैन 120 डेज है, वो 120 डेज से घटकर क्या हो जाती है, 17 डेज। ये आपका 17 डेज के अंदर ही टूट जाता है, ठीक है। 17 डेज के अंदर टूटेगा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की, आपकी हीम की क्या हो जाएगी, लाइसिस। अब हीम की लाइसिस हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इतना तो हीमोग्लोबिन आपका बन नहीं रहा। हीमोग्लोबिन की कमी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट दी anemia. Okay, so when the heme will be lysed in more amount than it is being formed, इस कंडीशन को हम कहेंगे hemolytic anemia. Remember, it is again मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, it is not a disease, it is a condition, ठीक है। it is not a disease, it is just a कंडीशन, इट इज नोन एज हीमोलिटिक अनीमिया। और जब ये हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा ड्यू टू द सिकल शेप, इस तरीके को के पेशेंट्स को जो अनीमिया होता है, हम कहते हैं उनको सिकल सेल अनीमिया है। कि अब देखो, नॉर्मल जो आरबीसी का फंक्शन था कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, अब वो नॉर्मल अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। वो नॉर्मल अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखो, अब इसमें एक चीज और भी है, दैट all the small capillaries of the different organs, they become blocked. क्यों? क्योंकि कहाँ तो राउंडेड शेप थी, इजीली निकल जाना था कैपिलरी से, अब उसकी सिकल सेल शेप हो गई है। अब जब ऐसी सिकल सेल उसकी शेप हो गई है, तो वो एक के ऊपर एक स्टैक होते जाएंगे। जब एक के ऊपर एक स्टैक होते जाएंगे, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जो टेंडेंसी है, वो उसकी कम होगी, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, पेशेंट भी सफर करेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। और यू कैन से द पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम ऑक्सीजन डेप्रिविएशन, जिसको हम कहते हैं अनोक्सिया। वी से दैट इट इज अनोक्सिया। और अनोक्सिया से बहुत ज्यादा पेन होता है एंड इवेंचुअली डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी जेनेटिक्स देखते हैं, ठीक। इट इज अ होमोजाइगस डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज अ होमोजाइगस डिसऑर्डर। आपको अब पता है कि होमोजाइगस क्या होता है ना। इट इज अ homozygous disorder, and in the homozygous disorder, the individual has inherited two mutant genes from each parent. Okay, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इट इज अ होमोजाइगस डिसऑर्डर वेयर द यू नो द इंडिविजुअल हैज इनहेरिटेड टू म्यूटेंट जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं या ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो यूजुअली बहुत ज्यादा लंबी उम्र नहीं जीते। दे डाई इन देयर एडल्ट एज, ठीक है। ओके, नाउ एक चीज और मैं बताऊं कि अब ये तो जब ये एक्सप्रेस हो गया ना डिसऑर्डर, when this disorder is expressed, then the patient has inherited two mutant genes. लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ट्रेट होता है, that is a sickle cell trait. So this sickle cell trait, it is a heterozygous trait.
अब इसमें क्या होगा कि जो आपकी डिफेक्टिव जीन है वो उनको सिर्फ वन पेरेंट से मिली है। डिफेक्टिव जीन उसको सिर्फ वन पेरेंट से मिली है। अगर वन पेरेंट से मिली है सो द कैरेक्टर विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि वन पेरेंट से मिली है हेट्रोजाइगस, तो मानो इसको सिकल सेल एनीमिया को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस, मेंडल के क्रॉस में हम जो बनाते थे, ठीक है, तब तक कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक ये डोमिनेंट फॉर्म में आ नहीं जाए, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन तो नहीं है, इसलिए इस तरीके के लोग जिन्होंने सिर्फ एक पेरेंट से डिफेक्टिव जीन इनहेरिट की है, दे यूजुअली डू नॉट शो एनी क्लिनिकल सिम्टम्स एंड नॉर्मल लाइफ उनकी होती है ना, यूजुअली लीड अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। ओके, अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है ना, एडवांटेज है। अब ये एडवांटेज क्या है सिकल सेल एनीमिया का, ये एक नंबर में पूछा जाता है ना, कि यूजुअली मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होता है ना, प्लाज्मोडियम वाइल्ड, जिनका सिकल सेल ट्रेट होगा ना उनको मलेरिया नहीं होता, ठीक है। मलेरिया उनको इसलिए नहीं होता कि अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और यू से दैट प्लाज्मोडियम, एक और ऐसा प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, पैरम, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है, ये जो पैरासाइट है, इसको अपना एक पूरा लाइफ साइकिल आरबीसी में बिताना होता है ना, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन आरबीसीज, ठीक है। अब ये तो सिक्कल शेप है, ठीक है। तो अगर किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और वो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, उसको मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो अपनी लाइफ साइकिल आरबीसी में कंप्लीट करता है 120 दिन की, है ना। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोएगुलेशन हो गई, हीमोग्लोबिन की एक तरीके को एक तरफ पुश हुआ और उसकी शेप जो हो गई सिकल शेप हो गई, और वो जल्दी टूटा कहाँ, तो आरबीसी 120 दिन बाद टूटता है। अब ये आपका 17 दिन में ही टूटने लगेगा। सो दिस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स it cannot complete its life cycle in the patients who are suffering from sickle cell anemia, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने जाना है आज जल्दी, ठीक है, इसको देख लेना। अच्छा, इसमें एक दो और भी है कि अभी यहाँ पर ग्लूटामेट की पोजीशन पे वेलाइन आया है, ठीक है, फिर कोई दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, वो बाद में कवर करेंगे, जिसको हम कूलीज हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सिकल सेल तो बनेंगे नहीं, लेकिन आपका क्रिस्टल क्रिस्टल बन जाएंगे सेल के बीच में, है ना। इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, ठीक है।